दोस्तों, राजकुमार किसान रहते हैं। खेती बाड़ी करके वो अपने परिवार का पेट पाल रहे होते हैं। रात के 12 साढ़े 12 बजे राजकुमार को लैट्रिन लग जाती है। वो खेतों में लोटा लेकर के जा रहे होते हैं। तभी बेटी संध्या अपने पापा से कहती है कि वो भी उनके साथ चलेगी। इसके बाद राजकुमार अपनी बेटी को लेकर के मेड़ों के द्वारा खेतों में हलते हैं। अब जैसे ही वो खेतों में जाते हैं तो पिता और बेटी लैट्रिन करने के लिए खेतों में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ती है। अब जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो हल्का होने के बाद वो दोनों जब उठ करके अपने घर की ओर आने लगते हैं तो राजकुमार को ना जाने ऐसा क्या हो जाता है कि वो अपनी बेटी संध्या को बीच खेतों में ही रोक लेते हैं। इससे पहले कि बेटी संध्या को समझ पाती, राजकुमार अपनी बेटी संध्या के साथ खेत में ही संबंध स्थापित कर देते हैं। इधर संध्या अपने पिता का विरोध नहीं करती, बल्कि वो तो अपने पापा का पूरा सहयोग करती है। वो अपने पापा से कहती है कि अगर उसके पापा आराम से सब कुछ नहीं करेंगे तो फिर वो पेट से हो जाएगी। अगर वो पेट से हो गई तो फिर ऐसे में उसकी शादी कहीं भी नहीं हो पाएगी। जब पिता यह सुनते हैं तो उन्हें भी लगता है कि बिटिया एकदम सही कह रही है। इसलिए अब वो अपनी बेटी के कहे के अनुसार बहुत ही धैर्य से काम लेते हैं और धैर्यतापूर्वक वो सब कुछ करते रहते हैं। इधर संध्या की माँ राजकुमार की धर्मपत्नी संयुक्ता देवी अपने पति और बेटी के आने का इंतजार कर रही होती है। रात का 2 से ढाई बज जाता है, लेकिन ना तो राजकुमार घर पहुंचते हैं और ना ही संध्या घर पहुंचती है। अब संयुक्ता देवी को अपने बेटी की, अपने पति की चिंता सताती है, इसलिए वो टार्च लिए खेतों की ओर बढ़ने लगती हैं। लेकिन बहुत ढूंढने के बावजूद भी ना तो उनके पति राजकुमार और ना ही उनकी बेटी संध्या कहीं नजर आती है। वो घर लौट रही होती हैं, तभी उन्हें आवाज सुनाई देती है। अब जैसे ही उन्हें आवाज सुनाई देती है वो खेतों में बाजरे के बीचों बीच पहुंच जाती हैं। जैसे ही वो बाजरा के खेते में पहुंचती हैं तो अपनी आंखों से जो देखती हैं उन्हें विश्वास नहीं होता है। वो तुरंत अपना टार्च बंद कर देती है। 20 मिनट बाद फिर से टार्च जलाती हैं और दोबारा से देखना शुरू करती हैं। अब उन्हें ये एहसास हो चुका था कि वो जो देख रही वो कोई सपना नहीं बल्कि सत्य है। इसके बाद वो अपने पति राजकुमार और बेटी पर टूट पड़ती हैं। वो अपने पति राजकुमार और बेटी को बुरा भला कहने लगती हैं। किसी तरीके से तीनों अपने घर वापस लौट आते हैं, लेकिन संयुक्ता ना तो अपनी बेटी से ही बात करती हैं और ना ही अपने पति राजकुमार से बात करती हैं। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। पत्नी और पति में अनबन रहने लगती है, वो भी उनके बेटी की वजह से। संयुक्ता देवी अपने पति राजकुमार को बहुत समझाती हैं, लेकिन ना तो राजकुमार अपनी पत्नी की बात मानने को तैयार होते और ना ही उनकी बेटी संध्या। माँ को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, इसलिए वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोजने लगती। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी बेटी संध्या का रिश्ता कर देंगी, वो ब्याह करके अपने पति के घर चली जाएगी तो उसकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। ऐसे में उसके पिता उसके साथ ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोज रही होती हैं। लेकिन इधर राजकुमार अपनी बेटी संध्या के साथ लगातार वो सब कुछ कर रहे होते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। इधर संयुक्ता, जिनके कानों में हर रात अपनी बेटी और अपने पति की आवाज़ें आती हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं तो वो दरवाज़ा खुलवाती हैं, लेकिन राजकुमार दरवाज़ा नहीं खोलते हैं और अपनी पत्नी को ये कहते हुए वहाँ से भगा देते हैं कि अगर वो ज़्यादा उन्हें परेशान करेगी तो फिर वो उसे तलाक दे देंगे। अब संयुक्ता, जिन्हें लगता है कि अगर उनका पति राजकुमार उन्हें तलाक दे देगा तो फिर वो कहाँ जाएंगी, क्योंकि उनके माता पिता का देहांत हो चुका है जब वो छोटी ही थी। ऐसे में उनके 2 भाई हैं और उनकी भी शादी हो चुकी है, उनकी पत्नियां हैं, उनका परिवार है। वो अपनी बहन को ऐसे ही नहीं पूछते हैं, कभी आते जाते नहीं। ऐसे में अगर उनका तलाक हो जाएगा, उनका पति उन्हें तलाक दे देगा तो फिर वो कहाँ दर दर की ठोकरें खाएंगी इस उम्र में, क्योंकि संयुक्ता देवी, जिनके दोनों पैर खराब हो चुके थे, उन्हें घटिया रहती हैं। अब ऐसे में वो जोड़ों के दर्द से परेशान रहती हैं और चलने फिरने में भी उन्हें बहुत मुश्किल होती है। वो किसी तरीके से
खटिया पर पड़ी रहती हैं और उनकी बेटी संध्या उनकी देखरेख कर रही होती। संयुक्ता देवी के बाकी बेटे और बेटियां अभी बहुत छोटे रहते हैं। ऐसे में वो इस लायक नहीं रहते हैं कि अपनी माँ की बातों को समझ सके और अपनी माँ के लिए खाना बना सके। संध्या ही सबसे बड़ी बेटी रहती है संयुक्ता देवी की, इसलिए वही पूरे परिवार को संभाल रही होती है। क्योंकि संयुक्ता देवी जिनके पैरों से चला नहीं जाता है, बहुत मुश्किल होता है, वो किसी तरीके से केवल लैट्रिन बाथरूम जाती हैं और पूरा दिन वो चारपाई पर ही सोती रहती हैं। अब ऐसे में अगर उनका पति उन्हें तलाक दे देगा तो फिर उनकी तो बहुत बुरी दुर्दशा हो जाएगी। इसी डर से संयुक्ता खामोश हो जाती हैं। लेकिन हर दिन जब उनके कानों में उनके पति राजकुमार की जोरदार आवाज़ आती है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। अब वो पूरी पूरी रात रोती रहती है। ऐसे में संयुक्ता देवी जिनकी सेहत खराब होने लगती है, वो अपनी बेटी संध्या को भी समझाती है कि बेटा, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम अपने पति के साथ ये सब कुछ करना। लेकिन बेटी भी अपनी माँ की एक नहीं सुनती है, क्योंकि संध्या को तो मोबाइल पर वो वाला वीडियो देखने की लत लग जाती है। संध्या जब वो वाला वीडियो देखती है तो इसके बाद वो अपना आपा खो देती है और वो अपने ही पिता के साथ वो सब कुछ करने लगती है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। संध्या को लगता है कि वो वाली वीडियो में भी तो एक व्यक्ति दिखाया जाता है, एक पुरुष दिखाया जाता है जो कि एक महिला के साथ ये सब कुछ करता है। ऐसे में हमारे घर में भी तो पुरुष है, व्यक्ति है, तो मैं क्यों ना वो सब कुछ करूं जो कि मोबाइल में वो वाले वीडियो में दिखाया जाता है। संयुक्ता देवी अपनी बेटी का मोबाइल भी छीन करके रख लेती हैं। लेकिन संध्या अपनी माँ संयुक्ता देवी से लड़ झगड़ करके अपना मोबाइल वापस ले लेती है और फिर मोबाइल में वो सब कुछ देखती रहती है। इधर संयुक्ता देवी के पति जो कि किसान रहते हैं, उनकी उम्र 65 प्लस रहती है, लेकिन इसके बावजूद वो खेतों में हल जोतते हैं, हल चलाते हैं। इसलिए उनकी जो शरीर रहता है वो हष्ट पुष्ट रहता है। उनके शरीर में बुढ़ापे में भी उथल पुथल हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो संध्या के साथ पूरी रात लगातार वो सब कुछ करते रहते हैं। संयुक्ता देवी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। संयुक्ता देवी मजबूर होकर के अपने बड़े भैया के पास फोन करती हैं। अब जैसे नीरज ये सुनते हैं कि उनके जीजा जी अपनी ही बेटी के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं, तो वो अपनी दीदी से कहते हैं कि देखो दीदी, तुम परेशान ना हो, हम आते हैं तो फिर हम जीजा जी को समझाते हैं। इसके बाद नीरज अपनी दीदी के घर आता है और वो अपने जीजा को समझाने की कोशिश करता है। इससे पहले कि जीजा जी उसकी पूरी बात सुनते, वो वहाँ से उसे भगा देते हैं। अब नीरज को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी दीदी से कहता है कि दीदी, तुम परेशान ना हो, ये पूरी बात हम मुखिया जी से कहेंगे। अब मुखिया जी ही इस मसले का कोई हल निकालेंगे, क्योंकि जीजा जी तो हमारी एक नहीं सुन रहे हैं। देखो भैया, अगर तुम मुखिया जी से ये बात कहोगे तो मुखिया जी कहीं हमें गांव से ही ना निकाल दे। और ऐसे में तुम्हें तो पता है कि गांव में हमारा अपना मकान है, अपनी खेती बाड़ी है, जिसमें तुम्हारे जीजा जी खेती बाड़ी करते रही परिवार का लालन पालन हो रहा है। अगर मुखिया हमें गाँव से निकाल देंगे तो फिर हमारा क्या होगा, परिवार का क्या होगा। लेकिन नीरज अपनी दीदी की एक नहीं सुनता और कहता है कि देखो दीदी, डरो मत, हम मुखिया जी के पास जा रहे हैं, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। इसके बाद नीरज गांव के मुखिया के पास जाता है और पूरी बात बता देता है। अब जैसे मुखिया जी सुनते हैं तो गुस्से से लाल हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे गाँव में इतना घोर पाप हो रहा है, हम किसी भी कीमत पर ये पाप नहीं होने देंगे और राजकुमार और उसकी बेटी को इस गाँव से निकाल देंगे। अब जैसे नीरज ये सुनता है तो मुखिया जी के पाँव में गिर जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है। लेकिन मुखिया जी नीरज की एक नहीं सुनते, वो तनतनाते हुए राजकुमार के घर पहुंचते हैं। अब जैसे ही वो राजकुमार के घर पहुंचते हैं तो राजकुमार तो घर में नहीं रहता है, क्योंकि राजकुमार खेतों में काम करने के लिए गया रहता है। अब दोपहरी का 2 बज रहा होता है। संयुक्ता भी घर पर नहीं रहती, क्योंकि वो अपने पति राजकुमार के लिए भोजन लेकर के खेतों में गई रहती है। जैसे मुखिया जी नीरज को लेकर के घर पहुंचते हैं, नीरज संध्या से कहता है कि वो मुखिया जी के लिए नाश्ते पानी का प्रबंध करे। इसके बाद संध्या मुखिया जी के लिए नाश्ते पानी का प्रबंध करती। अब जैसे ही वो मुखिया जी के सामने नाश्ता लेकर के जाती है, मुखिया जी की नज़र जब जवान संध्या पर पड़ती है तो उनकी नीयत बिगड़ जाती है और वो नीरज से कहते हैं कि देखो, हम संध्या को और उसके पिता राजकुमार को इस गांव से नहीं निकालेंगे, लेकिन संध्या को एक रात के लिए हमारे पास आना पड़ेगा। अब जैसे नीरज ये सुनता है तो वो कहता है कि देखिए मुखिया जी, हम ये कैसे कर सकते हैं। मुखिया जी कहते हैं कि जब संध्या अपने पिता के साथ ये सब कुछ कर सकती है तो फिर उसे हमारे साथ सोने में कोई भी बुराई नजर नहीं आनी चाहिए। अब नीरज मजबूर हो जाता है। इसके बाद नीरज ना चाहते हुए भी संध्या को मुखिया जी के
हवेली में भेज देता है। इसके बाद मुखिया जी हवेली में कई दिनों तक संध्या के साथ वो सब कुछ करते रहते हैं। एक हफ्ते बाद जब संध्या अपने घर लौटती है तो वो पूरी बात अपने पिता को बता देती है। अब जैसे ही राजकुमार ये सुनते हैं तो वो मुखिया जी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्साते हैं, लेकिन वो खामोश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो गांव के मुखिया हैं। ऐसे में अगर वो उन्हें ही फन दिखाएंगे तो मुखिया जी उनका फन कुचल देंगे, इसलिए राजकुमार खामोश हो जाते हैं। अब इधर संयुक्ता देवी जो अपनी बेटी के लिए लगातार रिश्ता खोज रही होती हैं, उन्हें एक रिश्ता पसंद आ जाता है, लड़का जिसका नाम धीरज रहता है। धीरज के परिवार वाले संध्या को देखने आते हैं, लेकिन राजकुमार धीरज के परिवार पर भड़क जाते हैं और उन्हें भगा देते हैं। संयुक्ता देवी अपने पति राजकुमार को बहुत समझाते हैं और कहते हैं कि देखिए जी, बेटी को इस तरीके से घर पर रखना सही नहीं है। हमारी संध्या पेट से, अगर ये बात बाहर फैल जाएगी तो फिर आगे चलकर उससे कोई शादी नहीं करेगा। अब भी आपके पास समय है, इसलिए आप अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। अब जैसे ही राजकुमार ये सुनते हैं तो वो अपनी पत्नी संयुक्ता की बात मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि उनकी बेटी कुंवारी है और वो पेट से हो गई है, उनके ही बच्चे की माँ बनने वाली है। अब ऐसे में अगर वो बेटे को जन्म दे देती है तो फिर उनकी पूरे गांव में बहुत बदनामी होगी और मुखिया तो उन्हें गांव से ही निष्कासित कर देगा। इसलिए राजकुमार बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो लड़के के परिवार वालों को फ़ोन करते हैं और उन्हें मंगनी के लिए बुला लेते हैं। अब धीरज अपने परिवार के साथ मंगनी के लिए आता है। बड़े ही धूमधाम से संध्या की मंगनी धीरज से होती है। उसी समय 22 तारीख दिन बुधवार को संध्या और धीरज की शादी की तारीख भी तय हो जाती है। अब दोनों परिवार एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां जोरों से चल रही होती हैं। इधर संध्या जिसका 8वां महीना चल रहा होता है। अब माँ संयुक्ता देवी और पिता राजकुमार को कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपनी बेटी से कहते हैं कि देखो बेटी, तुम ढीले कपड़े पहनना, जब तक कि तुम्हारी शादी नहीं हो जाती और तुम्हारे पति के साथ शादी की पहली रात नहीं मन जाती, तब तक तुम ऐसे कपड़े पहनना जिसमें से ये ना पता चल पाए कि तुम्हारा पेट निकला हुआ है और तुम पेट से हो। अब बेटी भी वैसे ही करती है। धीरज बारात लेकर के संध्या के दरवाजे पर पहुंचता है। राजकुमार बारातियों के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ते। इधर मुखिया जी भी बारातियों के स्वागत में भर चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, क्योंकि आखिर संध्या उनके ही गाँव की बेटी रहती है। ऐसे में सब कुछ अच्छे से निपट जाए, वो भी यही चाहेंगे। संध्या कुछ ही समय बाद अपने पति धीरज के साथ विदा होकर के अपने ससुराल पहुंच जाती है। संध्या को धीरज के कमरे में बैठा दिया जाता है। धीरज कमरे में आता है और फिर वो अपनी पत्नी के साथ शादी की पहली रात मनाता है। अब ऐसे ही सुबह हो जाती है। पति पत्नी दोनों बंद कमरों में एक दूसरे के साथ लगे पड़े रहते हैं। संध्या और धीरज सुबह तक पसीने से भीग जाते हैं। इसके बाद संध्या बाकी रस्मों को अदा करने के लिए वो नीचे चली जाती है। संध्या अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन एक दिन अचानक संध्या के पेट में तेजी से दर्द होने लगती है। ससुराल वाले आनंद फानंद में संध्या को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ महिला डॉक्टर संध्या का चेकअप करती है। अब जैसे ही रिपोर्ट आती है, ससुराल वालों के हाथ लगती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी नई नवेली दुल्हन तो शादी की 1 महीने बाद पेट से हो गई है। अब जैसे ही ससुराल वाले ये सुनते हैं, देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता है। वो अपने बेटे धीरज से पूछते हैं कि बेटा धीरज, आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारी पत्नी 1 महीने के अंदर ही पेट से हो गई। धीरज अपने माता पिता और परिवार से कहता है कि हम एक किसान के बेटा हैं, ऐसे में हमारे अंदर इतना जोर है, ताकत है। अब जैसे परिवार वाले ये सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं। कुछ ही दिनों बाद संध्या एक हष्ट-पुष्ट बेटे को जन्म देती है। ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं। वो संध्या और उसके बेटे को ये सोच करके अपना लेते हैं कि ये तो उनके बेटे का ही बेटा है। वो इस बात से अनजान रहते हैं धीरज का बेटा नहीं है, बल्कि ये तो संध्या के पिता राजकुमार का वारिस है। लेकिन संध्या के पिता राजकुमार को जैसे ही पता चलता है कि उनको नाती हुआ है, तो वो अपनी बेटी संध्या को घर बुलाते हैं और फिर वो अपनी बेटी संध्या के साथ वही सब कुछ करने लगते हैं। इधर संध्या भी अपने पिता राजकुमार का विरोध नहीं करती। अब ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। संध्या अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है, लेकिन जब भी उसके पिता राजकुमार उसे बुलाते हैं तो उसे जाना पड़ता है अपने पिता के साथ वो सब कुछ करने के लिए।
ऐसी संध्या की शादी को कई साल हो जाता है, लेकिन उसका पति धीरज, जिसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाता है कि उसका जो बेटा है वो उसका नहीं है बल्कि उसकी पत्नी के पिता का है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव, आप अपनी अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। आप लोग इस प्रकार की कहानियां सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए इस प्रकार की कहानियां, घटनाएं लेकर के आते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है।